Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss another part of maintenance under Hindu law. तो जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो मैंने किया था मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955. आज मैं डिस्कस करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. तो ये जो हिंदू मेंटेनेंस एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. पहला चैप्टर इसका प्रिलिमिनरी है, दूसरा चैप्टर इसका आपका अडॉप्शन से रिलेटेड है और तीसरा जो चैप्टर है इसका आपका मेंटेनेंस है. तो जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है ये इसके 3rd चैप्टर में डिस्कस किया गया है. मैं अभी आपको उसका बेयर एक्ट की जो स्लाइड्स है वो भी दिखाऊंगी. तो चलिए पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो चैप्टर 3 है, ठीक है ना, उसमें आपका सेक्शन 18 से लेकर आगे के तक जो चैप्टर्स हैं, आगे तक जो सेक्शंस हैं वो आपका मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार उसको. ये देखिए जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है. फाइन, ये देखिए मैं आपको इसका टॉपिक दिखा देती हूँ. फाइन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है. इसका जो प्रीलिमिनरी चैप्टर है जिसमें आपके सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो आपका डील करता है प्रीलिमिनरी चैप्टर से. एंड सेकेंड जो है वो आपका अडॉप्शन से रिलेटेड है, जो आपका सेक्शन 5 से लेकर आपका सेक्शन 17 तक है. ठीक है ना, सेक्शन 17 तक. फिर सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक जो है वो आपका किससे डिस्कस करता है, मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है. एंड जो चैप्टर 4 है, ठीक है ना, वो आपका रिपील्स और सेविंग से रिलेटेड है कि कौन सा आपका इसमें आपका रिपील किया गया है. ठीक है ना. फाइन. तो नाउ अभी हम चलते हैं मेंटेनेंस की तरफ, जो कि आपका सेक्शन 18 से स्टार्टेड है. फाइन. तो बेसिकली पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेंटेनेंस के, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मेंटेनेंस किस किस की कौन कौन से जो हैं वो आपके एलिजिबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. सो मेंटेनेंस इज़ अ पर्सनल ऑब्लिगेशन अपॉन अ पर्सन. देखिए वहाँ पर हमने जब बात करी थी हिंदू मैरिज एक्ट में, हमने बोला था कि अगर हम फैमिली लॉस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस बेसिकली क्या होता है कि जो स्पाउस होता है, ठीक है ना, उसको आपका एक तरीके से एलिमनी और मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं इस एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, ये बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस बेसिकली क्या होती है, किसी भी पर्सन जो है उसके ऊपर उसकी पर्सनल ओब्लिगेशन होती है, मतलब उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उसको पूरी करनी होती हैं. मेंटेनेंस मीन्स द प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस. तो बेसिकली मेंटेनेंस जो है उसका मतलब क्या है, मेंटेनेंस का मतलब है कि आपको क्या करना है, मतलब उस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मतलब उस पर डिपेंडेंट हैं, जो मतलब मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हैं, उनको वो पर्सन जिसकी ओब्लिगेशन बनती है वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस जैसी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करे. इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल इट विल ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंसेस फॉर मैरिज. अब हम बात करते हैं अगर अनमैरिड गर्ल की बात करें. देखिए गर्ल भी तो चिल्ड्रन में ही आ जाएगी, पर वैसे तो जनरली जो चिल्ड्रन है उनके लिए रूल आपका क्या है कि जब तक वो माइनर है तब तक ही मेंटेनेंस के लिए वो एलिजिबल होते हैं. बट गर्ल्स के साथ में क्या होता है कि अगर वो अनमैरिड हैं तो उनकी जो मैरिज का एक्सपेंस है वो भी आपका इसी में इंक्लूड माना जाएगा, मतलब वो भी पूरा करना ज़रूरी है. द बेसिस ऑफ द मेंटेनेंस लॉ is to provide livelihood to those who are not capable to get it. तो बेसिकली यहाँ पर आपका मेंटेनेंस जो है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि जिन पर्सन्स को जो कि डिपेंडेंट हैं, जिनको जो कि मतलब अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते हैं, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके. ठीक है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस. तो बेसिकली मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए 2 टाइप्स की ऑब्लिगेशन होती है. एक तो होती है पर्सनल लाइबिलिटी किसी पर्सन की, और दूसरी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी. पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है, वो आपका डिपेंड करती है कि जो 2 लोग हैं उनके बीच में, मतलब जो कि क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस और जिसकी ऑब्लिगेशन बनती है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है ना, मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से पर्सनल लाइबिलिटी
आपका अराइज होती है। और जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि जो दो लोग हैं, मतलब जिनको मेंटेनेंस देना है और जिनको मेंटेनेंस मिलना है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फाइन। तो बेसिकली कौन कौन से, देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। मैं अभी जो इसका जो एक्ट है, एक्ट में सेक्शंस के हिसाब से मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो किस किस को मेंटेनेंस, मतलब कौन कौन एंटाइटल्ड होता है मेंटेनेंस के लिए। सबसे पहले वाइफ, जो कि किसकी ऑब्लिगेशन होती है उसको मेंटेन करने की, उसके हस्बैंड की। अब बात करें हम लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो होते हैं, उनकी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होगी, मतलब किसकी ऑब्लिगेशन होगी कि उनको मेंटेन करने की, उनके फादर की। फाइन। देखिए मतलब पहले के लॉ में तो फादर की बात करें, अगर मॉडर्न लॉज की बात करें तो उसमें अब अगर मदर कैपेबल है तो मदर जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अपने लेजिटिमेट और लेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए। फिर आते हैं एज्ड पेरेंट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके सन के ऊपर। विडोड डॉटर इन लॉ जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फादर इन लॉ के ऊपर, बट लिमिटेड। ये ध्यान रखना, अभी तक जो मैंने बताई ऊपर जितने भी, चाहे एज पेरेंट्स की है, चाहे चिल्ड्रंस की है, चाहे आपका वाइफ की है, वो पर्सनल ओब्लिगेशन में आ गया, पर्सनल लाइबिलिटी में आ गया। और विडोड डॉटर इन लॉ जो है ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ओब्लिगेशन फादर इन लॉ की होती है वो लिमिटेड होती है। फाइन। इसके कॉन्सेप्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ वाइफ। A Hindu wife is entitled to be maintained by her husband during her lifetime. She is entitled to maintain in both cases either living with husband or living separately. तो बेसिकली मेंटेनेंस, जो वाइफ की अगर मेंटेनेंस की बात करें, ये सेक्शन 18 में डिस्कस किया गया है। वाइफ की जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 18 में डिस्कस किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो वाइफ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड की होती है, उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की। फाइन। और ये दोनों ही केसेस में शी इज़ एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस, चाहे वो उसके साथ रह रही हो चाहे वो उससे अलग रह रही हो। पर ध्यान रखिएगा इसमें भी कुछ कंडीशन है, साथ में रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं। अलग भी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर अलग वुमेन जो है वो किसी दूसरे मेल के साथ में रह रही है, ठीक है ना, मतलब एडल्ट्री के उसमें इन्वॉल्व है, फाइन, एनचेस्टिटी में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में वो आपका एलिजिबल नहीं होगी। फाइन। नाउ A wife can claim maintenance when living separately from husband on the following grounds. अब बेसिकली कोई वाइफ, ठीक है ना, कोई वाइफ जो है वो मेंटेनेंस के लिए कब एलिजिबल होगी। अब मान लीजिए कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, तो वो किस ग्राउंड्स में मेंटेनेंस की हकदार बनेगी, वो आपको मैंने नीचे लिखे हैं। मान लीजिए उसका हस्बैंड जो है ही इज़ गिल्टी ऑफ डिजर्शन, मतलब उसके हस्बैंड ने उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, उसको अपनी कंपनी से विड्रॉ कर दिया हो, मतलब उसकी कंपनी ना अपने आप को उसकी कंपनी से विड्रॉ कर दिया हो, मतलब उसमें वुमेन की सहमति नहीं है या उसे नेगलेक्ट कर रहा है। फाइन। तो ये एक तरीके से डिजर्ट कर दिया उसको। फाइन। दूसरा है आपका कि अगर वो वुमेन को क्रूअल्टी के साथ में ट्रीट करता है, मतलब इस तरीके की क्रूअल्टी कि भाई वुमेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में रह सके। देन थर्ड इज़ इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, अगर उसको लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग है या फिर कोई और वेनरल डिजीज़ है, ऐसा डिजीज़ जो कि आपका फैलता है। फाइन। इफ़ ही सीज टू बी हिंदू, अगर मान लीजिए वो पर्सन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। देन नेक्स्ट इज इफ़ ही कीप्स कंक्यूबाइन इन द सेम हाउस, ठीक है ना, अगर मान लीजिए वो कंक्यूबाइन रखता है उसी हाउस में जिसमें उसकी वाइफ रखती है। कंक्यूबाइन मतलब कोई दूसरी औरत, ठीक है ना, उसको उसी घर में रख रहा है जिस घर में उसकी वाइफ भी रहती है, या फिर उस कंक्यूबाइन के साथ किसी दूसरे घर में रह रहा है, ठीक है ना, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए वाइफ के लिए। और इफ़ देयर इज़ एनी जस्टिफिएबल कॉज फॉर हर सेपरेट लिविंग, और मान लीजिए इसके अलावा भी कोई और कॉज है उसके पास में कि वो अपने क्या कहते हैं उसे, वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसका भी कोई एक वैध कारण होना चाहिए। नाउ कंडीशंस व्हेन अ वुमेन इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपका किसी वुमेन को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। सबसे पहले लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी कॉज, मान लीजिए वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है बट उसके लिए कोई वैलिड कॉज नहीं है, शी इज़ नॉट हैविंग एनी वैलिड कॉज फॉर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड। देन हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, मतलब उसने एक तरीके से जीवन वैसा छोड़ दिया, बोलते नहीं आपको, जो संन्यास ले लिया है या जो जीवन की जो मोह माया होती है उनसे छूट गया है, तो फिर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत ही क्या है। फाइन। देन इफ़ शी इज़ एनचेस्टेड और लिविंग इन अडल्ट्री,
मान लीजिए वो किसी और के साथ इंसेस्ट है, मतलब एक तरीके से इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपका इन्वॉल्व है, अडल्ट्री के एक्ट में इन्वॉल्व है किसी और पर्सन के साथ में, तो भी वो आपका मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। मान लीजिए कन्वर्टेड हो गई है, ठीक है ना, मान लीजिए उसने अपना धर्म छोड़कर दूसरे हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई, तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती इस एक्ट के हिसाब से। नाउ अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो विडोड डॉटर इन लॉ है, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसके बेटे की जो वाइफ है ना, उसका बेटा, उसके बेटे की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ है, मतलब जो उसकी बहू है, ठीक है ना, उसकी जो डॉटर इन लॉ है, वो किस कंडीशन में आपका मेंटेनेंस के हकदार होगी, और फादर इन लॉ जो है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम इस एक्ट में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। ये सेक्शन 19 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ की। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल वुमेन्स आइदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली ये जो एक्ट है वो सभी वुमेन्स पे लागू होता है, चाहे उनकी शादी इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुई हो या फिर बाद में हुई हो। A widowed woman is entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law। मतलब अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको कौन मेंटेन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फादर इन लॉ की। हिज ओब्लिगेशन इज़ नॉट प्राइमरी बट कंडीशनल या लिमिटेड हम कह सकते हैं। तो बेसिकली फादर इन लॉ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओब्लिगेशन है, वो प्राइमरी नहीं है और वो एक तरीके से कंडीशनल है, या हम कह सकते हैं लिमिटेड है। फादर इन लॉ हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी टू मेंटेन हिज डॉटर विडोड डॉटर इन लॉ अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोई भी फादर इन लॉ जो है वो अपनी डॉटर इन लॉ को कब मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, किस कंडीशन में वो अपने डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि विडोड डॉटर इन लॉ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए जो विडोड डॉटर इन लॉ है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है अपनी खुद की अर्निंग से, या फिर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है उससे, ठीक है ना, एक कंडीशन ये हो गई। तो आपके जो फादर इन लॉ है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ शी हैज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन एंड ऑल्सो हैड नॉट एनी शेयर इन दी हस्बैंड्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और मान लीजिए ना तो उसके पास में कोई अपनी प्रॉपर्टी है और ना ही उसके पास में हस्बैंड की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका कोई शेयर है, तभी भी फादर इन लॉ जो है वो आपको उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी बनेगी उनको मेंटेन करने की। बट मान लीजिए सो इफ़ अ पर्सन, फादर इन लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, इज़ हैविंग पोजेशन ऑफ को पर्सनरी प्रॉपर्टी एंड डॉटर इन लॉ इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू मेंटेन हर सेल्फ, देन फादर इन लॉ हैव टू मेंटेन हर आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मान लीजिए फादर इन लॉ जो है उनके पास में कोई को पर्सनरी प्रॉपर्टी है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और उस केस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और उसकी जो डॉटर इन लॉ है, जो विडोड डॉटर इन लॉ है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो उस केस में फादर इन लॉ उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसमें से आपका किसको, डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। बट मान लीजिए कि फादर इन लॉ जो है हिमसेल्फ डोंट पोजेस एनी प्रॉपर्टी एंड इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग हर। अगर मान लीजिए फादर इन लॉ जो हैं वो आपका खुद ही कोई, उनके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो इनकेपेबल हैं अपनी जो बहू है उसको मेंटेन करने के लिए, देन ही कांट बी फोर्स टू डू सो, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब ये जो चिल्ड्रन हैं और जो एज्ड पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, उनकी मेंटेनेंस को सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। इट इज़ द पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द फादर टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। मतलब ये एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको मेंटेन करना है, चाहे वो चिल्ड्रन लेजिटिमेट हैं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं नहीं, वैध शादी के से उत्पन्न चिल्ड्रन है, या फिर वो अवैध शादी से उत्पन्न है। मतलब ऐसी कई इलेजिटिमेट क्या होता है, इलेजिटिमेट का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है उसका किसी जो फीमेल है उससे शादी नहीं हुई है, बट ये है उससे उसके कोई संतान की उत्पत्ति हुई है, फाइन, तो वो उसके इलेजिटिमेट आ जाएगा, क्योंकि हिंदू आपका जो मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से बहुविवाह जो है वो एलिजिबल नहीं है, बहुविवाह प्रथा यहाँ पर नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो अगर एक वाइफ, पहली वाइफ के होते हुए अगर आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो उसके बच्चों को, दूसरी शादी से जो बच्चे होंगे उनको लेजिटिमेट नहीं कहा जाएगा। ओके, नाउ
अंडर हिंदू लॉ father alone was under the obligation to maintain both legitimate or illegitimate children, but under modern law both husband and wife are responsible for maintenance of children. तो अगर हिंदू लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर आपका जो फादर अलोन जो होता है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करे. बट मॉडर्न लॉ के हिसाब से जो अगर मान लीजिए वाइफ है वो भी कैपेबल है बच्चों को मेंटेन करने के लिए, तो वो आपका दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने चिल्ड्रन को. This obligation extends ordinarily to the minority of the children. The act abolishes the distinction between the legitimate and illegitimate children. तो बेसिकली ये जो एक्ट है वो कब तक, मतलब ये जो आपका ये लाइबिलिटी जो है या ऑब्लिगेशन है फादर की, वो तभी तक एक्सटेंड करती है जब तक कि बच्चे कैसे होते हैं, माइनर होते हैं. और इस एक्ट ने बेसिकली लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का जो डिस्टिंक्शन है उसको ख़त्म कर दिया है. अब एक तरीके से हम चिल्ड्रन ही मानेंगे, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे इलेजिटिमेट है. Obligation to maintain children extends till the children are minor. A minor can claim maintenance so long as the child is minor. कोई भी माइनर जो है वो आपका तब तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जब तक कि वो माइनर है, मतलब उसने मेच्योरिटी की एज आपका अटेन नहीं की है, मतलब 18 साल से छोटा छोटा, ठीक है ना. ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एज्ड पेरेंट्स. अब कोई पर्सन है वो आपका ऑल्सो जो उसके एज्ड पेरेंट्स हैं ना, एज्ड पेरेंट्स होते हैं जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको मेंटेन करने की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओल्ड लॉ में क्या था कि सिर्फ सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपने एज्ड पेरेंट को मेंटेन करने की. बट क्योंकि अब मॉडर्न लॉ, अगर हम आज की लॉ की बात अगर हम करें, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपकी बात की गई है, हिंदू आपका, हाँ मैरिज नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अब जो फीमेल्स हैं उनको भी को पार्टनर बनाया गया है प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, और उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ में इक्वल लाइबिलिटीज़ भी दी गई हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के एवज में. फाइन. तो अब पहले क्या था, सिर्फ सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अब सन और डॉटर जो है उन दोनों की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपने एज और जो असहाय पेरेंट्स हैं उनको क्या कर सकें, उनको मेंटेन करें. फाइन. मतलब देखिए जहाँ पर राइट्स की बात आ रही है वहाँ साथ साथ में ड्यूटीज़ की भी बात आएगी. दिस ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ओनली देयर लाइफ टाइम, as this is a personal obligation, so it exists independent of personal possession of any property. ये जो obligation है कब तक एक्सटेंड करती है, उनके माँ बाप के लाइफ टाइम तक, और या फिर जब तक वो आपका जो पर्सन है जिसकी obligation बनती है उसके लाइफ टाइम तक, ठीक है ना. नाउ इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल, मैंने आपको पहले बताया कि अनमैरिड गर्ल, मान लीजिए कोई अगर कोई पर्सन है उसकी अनमैरिड गर्ल है, तो सिर्फ अनमैरिड गर्ल के पास में राइट होता है कि वो मतलब मेच्योरिटी अटेन करने के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, या फिर जब तक वो अपने आप अर्न करके अपना आप मतलब अपने आप को मेंटेन करने की कैपेबल नहीं हो जाती है. सो अ पर्सन इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज अनमैरिड डॉटर टिल शी गेट्स मैरिड और टिल शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी. सो अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस इवन इफ़ शी इज़ मेजर. मतलब अगर वो मेजर भी हो गई है ना, और उसकी शादी नहीं हुई है, मेजर हो गई है, शादी नहीं हुई है, और ना ही वो कोई जॉब करती है या अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल है, तो ये एक तरीके से फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उसको मेंटेन करे. दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स चाइल्डलेस स्टेप मदर इन द टर्म पेरेंट. तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें हम जब बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स में ऐसा नहीं है कि अपने ही माँ बाप आएंगे. पेरेंट्स में अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसकी स्टेप मदर है, पर उसकी स्टेप मदर के बच्चे नहीं हैं, तो वो भी उसकी ओब्लिगेशन बन जाएगी, वो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी उनको मेंटेन करना. अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22. देखिए अब इसमें सेक्शन 20, चलिए देखते हैं. ये जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये सेक्शन 21 जो है, देखिए ये क्या करता है, डिपेंडेंट को डिफाइन करता है कि डिपेंडेंट्स को डिफाइन करता है कि कौन कौन से डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे. सबसे पहले आ जाएगा कि जो पर्सन है, डिसीज्ड पर्सन है, मतलब जिसकी जो डेथ हो गई है उसके पर्सन के फादर आ जाएगा, उसकी मदर आ जाएगी, ठीक है ना, चाहे वो डिसीज पर्सन मेल है चाहे फीमेल है जिसकी ऑब्लिगेशन बनती है, ठीक है ना. उसकी जैसे मेल है तो उसकी जो विडो है वो आ जाएगी. कब तक आएगी, जब तक कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती. साथ ही साथ में वो जो पर्सन है उसका सन आ जाएगा, ठीक है ना, उसका सन, ठीक है ना, उसका सन. फिर या तो उसका बेटा आ जाएगा या फिर उसके बेटे का बेटा. अगर बेटा नहीं है, बेटे की डेथ हो गई,
तो उसका बेटा अलाइव है तो बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में मान लीजिए उसका बेटे का बेटा भी नहीं है, मतलब उसका जो पोता है वो पोता भी नहीं है, तो पोते का जो अगर बेटा अलाइव है तो वो भी मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होगा। इसी साथ में जो नेक्स्ट जो फिफ्थ इसका जो क्लॉज है, इसमें क्या लिखा है देखिए कि उसकी अनमैरिड डॉटर आएगी। किस पर्सन की? डिसीज पर्सन की अनमैरिड डॉटर भी मेंटेनेंस के लिए आपका एलिजिबल आएगी, डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। और मान लीजिए उसका कोई बेटा है, उसकी डेथ हो रखी है, मतलब बेटा था उसकी डेथ हो गई, उसकी कोई अनमैरिड डॉटर है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए बेटा जो है उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे की भी डेथ हो गई है, ठीक है ना, मतलब उसके पोते की डेथ हो गई पर उसकी कोई अनमैरिड डॉटर है, तो वो भी मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होगी। साथ ही साथ में नेक्स्ट देखिए सिक्स आपने इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो उसकी विडोड डॉटर है, ठीक है ना, उसकी जो विडोड डॉटर है, अगर मान लीजिए कोई उसकी बेटी है, उसका डाइवोर्स हो रखा है, ओके, नो नो नॉट डाइवोर्स, अगर उसकी कोई बेटी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो रखी है, ठीक है ना, उसकी जो विडोड डॉटर है वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होगी। अगर मान लीजिए उसको अब उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से कोई शेयर नहीं मिला है, अगर मान लीजिए उसके जो बेटा और बेटी हैं, ठीक है ना, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पा रही है, नहीं मिल पा रही है उसे मेंटेनेंस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसको उसके फादर इन लॉ, ठीक है ना, जो है फादर इन लॉ जो है या उसके फादर जो है उससे कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, फाइन। देन नेक्स्ट इज सेवन्थ देखिए विडो ऑफ हिज सन। मान देखिए इसमें और कौन सा डिपेंडेंट में और कौन आ जाएगा कि कोई पर्सन है, उसका जो बेटा है, अभी तक हमने बेटा बेटी की तो बात कर ली है, ठीक है, बेटा और उसके बच्चों की बात कर ली हमने, बेटी उसके बच्चों की बात कर ली हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई अगर जो मतलब विडो है, अगर मान लीजिए उसको विडो है, ठीक है ना, एनी विडो ऑफ हिज सन, अगर उसके बेटे की कोई विधवा है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसी तरीके से बेटे की जो विधवा है, ठीक है ना, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब तक कि वो रीमैरी नहीं कर सकते, जब तक रीमैरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जो उसके माइनर इलेजिटिमेट जो सन होगा, ठीक है, माइनर इलेजिटिमेट जो सन होगा, ठीक है, जब तक वो माइनर रहेगा तब तक वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से अगर उसकी कोई आपका मान लीजिए उसकी माइनर नहीं, उसकी जो इलेजिटिमेट डॉटर है, ठीक है ना, उस पर्सन की इलेजिटिमेट अगर कोई डॉटर होगी, जब तक कि उसकी शादी नहीं होती है तब तक वो आपका एलिजिबल होगी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आने के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस किस तरीके से होती है। तो इसमें बात करते हैं कि द हायर्स ऑफ अ डिजीज हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंस ऑफ द डिजीज आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिजीज। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है और उसके जो डिपेंडेंट्स है, ये हमने डिपेंडेंट्स बात करी, किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके डिपेंडेंट्स कौन से होंगे। कोई पर्सन है, उसके जो उसकी डेथ हो गई है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मेंटेनेंस कहाँ से मिलेगा? उनको मेंटेन वो लोग करेंगे जो कि उस डिसीज पर्सन के लीगल हायर्स होंगे जिनके पास में उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गई है। मतलब जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उस डिजीज पर्सन की, उसकी ये लाइबिलिटी भी बनेगी कि वो उस मरे हुए पर्सन की, उस डिजीज जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है ना। मान लीजिए लीगल हायर्स जो हैं उनके पास में प्रॉपर्टी नहीं गई है, पर प्रॉपर्टी टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेट सक्सेशन के ज़रिए गई है या किसी और पर्सन के पास में गई है, तो जो डिपेंडेंट हैं वो एंटाइटल होते हैं कि वो उस पर्सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकें जिनके पास में वो प्रॉपर्टी गई है। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन who takes the estate shall be in proportion to the value of the share or part of the estate taken by him। मतलब जो पर्सन जो है, पर्सन की लाइबिलिटी क्या होगी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक होगी, जितना उसने शेयर लिया है उस प्रॉपर्टी में जो कि उन्होंने डिसीज्ड पर्सन से इनहेरिट करी है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने डिसीज पर्सन से, मान लीजिए 5 लोगों ने किसी डिसीज पर्सन से, किसी मरे हुए पर्सन से प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है और उन 5 ने अनइक्वल शेयर में करी है, मतलब सबके पास में अलग अलग शेयर गया है, तो जितना जितना शेयर उनके पास में गया है उतने शेयर के लिए उनकी लायबिलिटी जो है वो आपकी होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 की, जो बात करता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इस बात पे, मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन बात पे डिपेंड करता है।
It shall be in the discretion of the court to determine whether any, and if so what, maintenance shall be awarded under the provision of this act, and in doing so the court shall have due regard to the consideration set out in subsection 2 and subsection 3 as the case may be, so far as they are applicable। देखिए ये जो है ये आपका थोड़ा लंबा लिखा है, बट आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है, मतलब ये कौन तय करता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, बट कोर्ट भी कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख के ये अमाउंट तय करेगा। तो वो फैक्ट्स सेक्शन 2 में लिखे गए हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपका कोर्ट डिसाइड करेगा। इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ़ एनी टू बी अवॉर्डेड टू अ वाइफ, चिल्ड्रन और एज और इनफर्म पेरेंट्स अंडर दिस एक्ट, रिगार्ड शैल बी हैज़ टू, मान लीजिए कोई वाइफ, एज, चिल्ड्रन, ठीक है ना, नहीं वाइफ हो गई, चिल्ड्रन हो गई, एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब बुजुर्ग और असहाय पेरेंट्स हैं, उनको मेंटेनेंस किस, उनका जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो किस ग्राउंड पे तय होगा। सबसे पहले कि जो पार्टीज़ हैं उनका स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशन और स्टेटस क्या है। दूसरा जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, ठीक है ना, उसकी रीज़नेबल वॉन्ट्स क्या है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको लेके। साथ में इफ़ द क्लेमेंट इज़ लिविंग सेपरेटली वेदर द क्लेमेंट इज़ जस्टिफाइड इन डूइंग सो, कि अगर मान लीजिए क्लेमेंट है वो अलग रह रहे हैं, और अलग रह रहे हैं तो उसका कोई वैध कारण है कि नहीं है, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम द क्लेमेंट्स ओन अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। इसका मतलब है कि जो क्लेमेंट है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या फिर उस प्रॉपर्टी से उसने क्या इनकम डिराइव की है, या उसके पास में कोई और अर्निंग या कोई अदर सोर्स है, वो क्या है। द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब जो नंबर ऑफ कितने पर्सन जो हैं वो आपका डिपेंडेंट हैं या जिन एलिजिबल हैं जिनको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही मेंटेनेंस जो है वो कोई एक आदमी मतलब अपनी उसमें से जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसको कितने लोगों को मेंटेन, उसके कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। देन इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू द डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू द डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट, regard shall be had to the net value of the state of the disease after providing for the payment of his debts। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई डिसीज पर्सन है, ठीक है ना, उसके जो डिपेंडेंट है उनको किस तरीके से मेंटेन मिलेगी। ये तो अभी आपकी वाइफ, चिल्ड्रन, एज और इन्फर्म पेरेंट्स की बात आ गई है। अब बात करते हैं हम कि अगर कोई डिसीज पर्सन है तो उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको मेंटेनेंस किस तरीके से मिलेगी। ये आपका सेक्शन 23 के जो सब सेक्शन 3 है उसमें डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले तो आपका जो डिसीज पर्सन है उसकी जो एस्टेट है ना, उसकी नेट वैल्यू निकाली जाएगी। उसकी नेट वैल्यू क्या है ना, और नेट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आफ्टर पेइंग दी ऑल हिज डेप्थ, मतलब जब उसके जितने भी डेप्ट से जो भी कर्ज हैं उन सबको देने के बाद जो बचेगा वो उसकी नेट वैल्यू आएगी उसकी प्रॉपर्टी की। द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर अ विल ऑफ द डिजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट, मतलब अगर मान लीजिए कि जो डिजीज पर्सन है उसने मतलब डिपेंडेंट्स को लेके कोई आपका विल तैयार करी है कि किस तरीके से उनमें आपका मतलब किस तरीके से उनको मेंटेनेंस देनी है या कौन कितना एलिजिबल है, इस तरीके से लेके, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, देन द रीजनेबल वॉन्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट्स की रीजनेबल वॉन्ट क्या है और जिनको मेंटेनेंस देनी है और जिन्होंने मेंटेनेंस लेनी है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। द पास्ट रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द डिजीज़, जो डिपेंडेंट्स हैं और डिजीज़ के बीच में पास्ट रिलेशनशिप कैसे थे उनके, ओके। द वैल्यू एंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट की जो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट एंड एन इनकम डिराइव फ्रॉम द सच प्रॉपर्टी, मतलब जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ज़रूरी नहीं कि डिपेंडेंट बिल्कुल कंगाल होगा उसके पास कुछ नहीं है, पर यह भी देखा जाएगा कि जो डिपेंडेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, उस या फिर उस प्रॉपर्टी से उसने इनकम क्या डिराइव कर रहा है वो कितनी है, या उसकी खुद की अर्निंग्स कितनी है या कोई भी अदर सोर्स, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो कोर्ट तय करता है, और जैसे कि आपका इसका सेक्शन 23 के जो सब सेक्शन 2 है इसमें बताया गया कि वाइफ, चिल्ड्रन और एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से मतलब उनको मतलब किस ग्राउंड पे उनका जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो तय होता है। इसी तरीके से जो सब सेक्शन 23 का जो आपका सेक्शन 23 का सब सेक्शन 3 जो है वो ये बात करता है
कि वो ये बात करता है कि आपका जो डिसीज्ड पर्सन है उसके जो डिपेंडेंट है उनको मेंटेनेंस किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है ना। अब सेक्शन 24 जो है वो बात करता है क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू, मतलब नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ़ ही और शी हैज़ सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। मान लीजिए कि जो डिपेंडेंट है या जो क्लेमेंट है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो इस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अल्टर्ड और चेंज ऑफ सर्कमटेंसेज, ये सेक्शन 25 में बात की गई है कि अगर मान लीजिए कोर्ट की डिक्री के ज़रिए अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अगर फिक्स कर दिया जाता है, मतलब तय कर दिया जाता है, तो वो भी बाद में अल्टर किया जा सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, चेंजिंग सर्कमटेंसेस, ठीक है ना, चेंजिंग सर्कमटेंसेस ऑफ दी पार्टीज़, ठीक है। पार्टीज़ के अगर कुछ सर्कमटेंसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल चेंज आता है उनके सर्कमटेंसेस में, तो उसके बेस में भी आपका ये जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है उसमें चेंज किया जा सकता है। सेक्शन 26 में बात करता है कि डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी का मतलब है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके डिपेंडेंट्स हैं और उसने कुछ आपका डेब्ट्स भी देना है। कोई पर्सन है जो डिजीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है, उसको मतलब वो जो डिपेंडेंट है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में उस पर्सन ने कई सारे वो डेब्ट्स भी थे उसके ऊपर, मतलब कई सारे कर्ज भी थे। तो बेसिकली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स को, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें से पहले डेब्ट्स पे किए जाएंगे, उसके बाद में जो उसकी प्रॉपर्टी बचेगी, जो नेट प्रॉपर्टी उसकी बचेगी, उसी से मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा डिपेंडेंट्स को, ठीक है ना। मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज, ये रहने दीजिए। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जो मेन थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एडॉप्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करूँगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।